हुई यूएन जनरल असेंबली में ब्रिक्स देशों के बीच वीटो पावर और स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर तनाव बढ़ गया है। सभी 10 ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री, पुराने और नए सदस्य, जनरल असेंबली के दौरान एक बैठक के लिए इकट्ठा हुए। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे थे, जैसा कि आमतौर पर होता है। इस बार भी एक जॉइंट स्टेटमेंट की उम्मीद थी, जो ब्रिक्स देशों की विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक स्थिति को उजागर करता। लेकिन ब्रिक्स के इतिहास में पहली बार बैठक के अंत में कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। इस बयान का ना होना नए सदस्यों के बीच एक मतभेद के कारण हुआ। दोस्तों, बैठक का एजेंडा कई विषयों पर था, जैसे कि मिडिल ईस्ट, बायलैटरल ट्रेड और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े मुद्दे, जिन पर सभी उपस्थित देशों में सहमति थी। हालांकि विवाद तब पैदा हुआ जब चर्चा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में सुधारों पर आई। खास तौर पर नए परमानेंट मेंबर्स की भर्ती के बारे में पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स के विस्तार और नए सदस्य देशों को शामिल करने की बात चल रही थी, जहां भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने स्पष्ट किया था कि किसी भी नए सदस्य को उनकी यूएनएससी परमानेंट सीट की मांग का समर्थन करना होगा। यह शर्त पिछले वर्ष ब्रिक्स में शामिल हुए 5 नए सदस्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण रही। सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ईरान और इथियोपिया। इन देशों ने शुरुआत में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप के लिए समर्थन देने पर सहमति जताई थी। लेकिन अपनी सदस्यता के केवल 1 साल बाद 2 देशों मिस्र और इथियोपिया ने इस समर्थन से मुंह मोड़ लिया। खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों का विरोध किया। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भारत से संबंधित तमाम इंटरनेशनल खबरें आपको मिलती रहें। दोस्तों, मिस्र और इथियोपिया, जो दोनों अफ्रीकी देश हैं, ने ब्रिक्स समूह में एक नई ऊर्जा भर दी है। जब भी यूएन सुरक्षा परिषद के सुधारों पर बात होती है, तब एक अफ्रीकी देश को स्थायी सदस्य बनाने का मुद्दा हमेशा एक महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि वर्तमान में कोई भी अफ्रीकी देश इस सीट पर नहीं है। इस बहस का केंद्र यह है कि कौन सा अफ्रीकी देश यूएनएससी में महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके लिए सबसे प्रमुख अफ्रीकी दावेदार हैं दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और मिस्र, जो सभी महाद्वीप में सबसे बड़ी सैन्य क्षमताएं और आर्थिक शक्ति रखते हैं। दक्षिण अफ्रीका, जो पहले से ही ब्रिक्स का सदस्य है, लंबे समय से परमानेंट मेंबरशिप के लिए सबसे आगे माना जाता रहा है। लेकिन अब जब मिस्र और इथियोपिया ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं, तब डायनेमिक्स बदल गए हैं, जहां दोनों देश दक्षिण अफ्रीका के दावे को चुनौती दे रहे हैं। दोस्तों, ब्रिक्स सदस्यता के तहत मिस्र और इथियोपिया को दक्षिण अफ्रीका का समर्थन देना था यूएनएससी परमानेंट सीट के लिए, लेकिन उन्होंने इस पर सहमत होने से इनकार कर दिया। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की बैठक में एक पैराग्राफ का जॉइंट स्टेटमेंट तैयार किया गया था, जिसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को यूएनएससी के संभावित परमानेंट मेंबर्स के रूप में समर्थन देने का एक खंड था। लेकिन मिस्र और इथियोपिया ने इस बयान पर अपनी सिग्नेचर नहीं दी, जहां मिस्र ने कहा कि अभी तक किसी अफ्रीकी देश को परमानेंट सीट देने का निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्हें भारत या ब्राजील की उम्मीदों पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे दक्षिण अफ्रीका के लिए समर्थन देने में रुचि नहीं रखते। इथियोपिया ने भी कहा कि उसने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह दक्षिण अफ्रीका, मिस्र या नाइजीरिया में से किस देश को परमानेंट मेंबरशिप के लिए समर्थन देगा। दोस्तों, यह गतिरोध बना रहा, जहां मिस्र और इथियोपिया ने लंबी चर्चा के बावजूद अपना स्टांस नहीं बदला। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिक्स बैठक बिना किसी जॉइंट स्टेटमेंट के समाप्त हुई, जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के किनारे पर ब्रिक्स की तरफ से एक एकीकृत संदेश देने में पहली बार नाकामी का प्रमाण बनी। दोस्तों, इस बहस का मूल मुद्दा मिस्र की यूएनएससी मेंबरशिप की इच्छा है, जबकि इथियोपिया की अनिश्चितता इसमें और जटिलता लाती है। इस बीच अफ्रीकन यूनियन एयू, जो सभी अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व करता है, यह तय करने में भी संघर्ष कर रहा है
कि कौन सा अफ्रीकी देश महाद्वीप का यूएनएससी में प्रतिनिधित्व करेगा। एयू ने लंबे समय से 2 अफ्रीकी देशों को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने की मांग की है, लेकिन ऐसा होना अब बढ़ते हुए असंभव लग रहा है। लेकिन यह निश्चित है कि एक अफ्रीकी देश को एक दिन सीट जरूर मिलेगी और इस सीट के लिए लड़ाई ब्रिक्स फोरम में प्रवेश कर चुकी है, जहां मिस्र दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ है और इथियोपिया बीच में है। दोस्तों, आने वाले समय में ब्रिक्स के भविष्य पर इससे बड़े प्रभाव पड़ने वाले हैं। रूस और चीन खासकर ब्रिक्स संगठन के विस्तार पर जोर दे रहे हैं ताकि इसे G20 के बराबर का प्रभावशाली बनाया जा सके। पिछले वर्ष ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता को 5 से 10 देशों तक बढ़ाया और अब रूस और चीन 5 और नए सदस्यों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस विस्तार का कारण यह है कि विश्व के प्रमुख वित्तीय संस्थान जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF पर पश्चिमी शक्तियों का प्रभाव है, जैसे कि अमेरिका और यूरोपीय देश। यह संस्थाएं अक्सर पश्चिम के हितों को सेवा करती हैं और रूस और चीन इस प्रभाव को संतुलित करने के लिए ब्रिक्स का विस्तार करना चाहते हैं। दोस्तों, पश्चिमी नियंत्रण का एक उदाहरण तुर्की के हालिया अनुभव से समझा जा सकता है। तुर्की ने रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाई, खासकर जब उसने रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा और अन्य रक्षा समझौतों में प्रवेश किया। इसके जवाब में FATF ने 2021 में तुर्की को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया, जिसके पीछे धन शोधन और आतंक वित्त पोषण की चिंताएं थीं। लेकिन जब तुर्की ने S-400 सिस्टम को लागू करने की योजना से पीछे हट गया, तो FATF ने 2023 में तुर्की को ग्रे लिस्ट से हटा दिया। यह दिखाता है कि कैसे पश्चिमी शक्तियां अपने भू राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए अपनी प्रभावशाली ताकत का इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, इसी तरह अमेरिका और उसके सहयोगी इन संस्थानों का उपयोग करते हैं ताकि यह तय किया जा सके कि कौन से देशों को वित्तीय सहायता, आहरण या प्रतिबंध प्राप्त होंगे। यह शक्ति हाल ही में रूस और चीन के खिलाफ भी निर्देशित की गई है, जो दोनों देशों को वैकल्पिक गठबंधन जैसे ब्रिक्स बनाने के लिए प्रेरित करती है। रूस और चीन भविष्य में उन देशों की संभावनाओं को देखते हैं जो आज इतने आर्थिक रूप से शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन अगले 10 वर्षों में यह महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते हैं। इन देशों की सहायता से ब्रिक्स इन्हें सहायता दे सकता है ताकि यह पश्चिमी नेतृत्व वाले संस्थानों जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक को चुनौती दे सके। ब्रिक्स इन देशों के लिए US डॉलर और यूरो को दरकिनार करने का एक अवसर भी प्रदान करता है, अपने स्वयं के मुद्राओं में व्यापार करने और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए। दोस्तों, कोई भी एक देश पश्चिमी प्रतिबंधों के खिलाफ अकेला नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन देशों का एक संगठित समूह ऐसा कर सकता। यही कारण है कि रूस और चीन ब्रिक्स का विस्तार और नए सदस्यों को शामिल करने पर इतना जोर दे रहे हैं। लेकिन मिस्र और इथियोपिया के बीच हालिया तनाव ब्रिक्स के भविष्य की एकता के लिए चिंता का कारण बनता है। ऐसी असहमतियां आगे बढ़ने पर और भी बढ़ सकती हैं जब संगठन का विस्तार होगा और नए देश अपनी प्रतिस्पर्धी रुचियों के साथ शामिल होंगे।